बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर MDS यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो सेकंड पेपर क्या आपका प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। सेकंड पेपर का फर्स्ट टॉपिक या पहला विचारक मनु चल रहा था, जिसमें हमने जो किया था वो था मनु राज्य का कार्यक्षेत्र, राज्य या राजा का कार्यक्षेत्र। मनु कर लिया था हमने, मनुस्मृति कर लिया था, मनुस्मृति की विषय वस्तु कर ली थी। हमारा जो चल रहा था टॉपिक वो था राज्य का कार्यक्षेत्र। राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है, जिसको मनु ने 7 भागों में विभाजित किया था, 7 भागों में, जिसमें हमने 4 भाग कर लिए थे, 5 भाग कर लिए थे हमने, जिसमें हमने 5 भाग पूरे कर लिए थे। पहला था प्रजारक्षण, दूसरा था प्रजारंजन या लोक कल्याण, प्रजारंजन या लोक कल्याण। तीसरा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। चौथा सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। पांचवा न्याय की व्यवस्था। ये 5 पॉइंट हमने कर लिए थे। आज हम छठा पॉइंट करेंगे, छठा और सातवां। छठा पॉइंट करेंगे प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। मनु ने प्रशासनिक प्रणाली के निर्वाह पर अत्यधिक बल दिया है। उसने कहा है कि प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह सुयोग्य कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। सुयोग्य कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। मनु ने राज्य के दायित्व की पूर्ति के लिए एक सक्षम एवं संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है। सक्षम एवं संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है। मनु ने किसको माना है? सक्षम एवं संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रशासन व्यवस्था व कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे। राजा को क्या परामर्श दिया है? राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों और अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे। उसका नियंत्रण अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर होना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रहा है। इसलिए राजा को प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों और अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखना पड़ेगा। समुचित नियंत्रण रखे तथा यह भी सुनिश्चित करे, नियंत्रण तो रखे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि राज्य के कर्मचारी राज्य के प्रति दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। राज्य के जो कर्मचारी हैं वो राज्य के कार्यों को निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं कि नहीं, अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं, वह एवं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, जिससे कि प्रजा पीड़ित महसूस कर रही हो, प्रजा पीड़ित हो। किसी प्रकार से प्रजा को पीड़ित नहीं करना है कर्मचारियों को। तो राजा को ये परामर्श दिया गया कि वह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वह अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं कि नहीं, किसी प्रकार का अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे और प्रजा को पीड़ित तो नहीं कर रहे, प्रजा उनकी वजह से पीड़ित तो नहीं है, पीड़ा में तो नहीं है। ये राजा का दायित्व या कर्तव्य है। तो ये था प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। अब लास्ट आता परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। परराष्ट्र संबंध किसे कहते हैं? परराष्ट्र का मतलब पड़ोसी राज्यों से संबंध। परराष्ट्र को हम जब सामाजिक व्यवस्था में आएंगे तब करेंगे। परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह ये भी राजा का एक कर्तव्य है कि परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह करें। परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह कैसे करेगा? पड़ोसी राज्य से उसे हर प्रकार से संबंध बनाने पड़ेंगे।
यदि वह पड़ोसी राज्य संबंध नहीं बनाता है तो युद्ध की आशंका हो जाती है, उसे युद्ध में उलझना पड़ सकता है। इसलिए मनु ने राजा को यह परामर्श दिया है कि परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह करे। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन के लिए उसे राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। परराष्ट्र संबंधों को राज्य के या राजा के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। मनु ने विवेकपूर्ण आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। क्योंकि मनु ने ऐसा माना था कि अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन द्वारा शासन प्रजा को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रख सकती है। यदि अंतर्राज्यीय संबंध स्थापित हैं तो प्रजा को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखा जा सकता है, बाह्य आक्रमणों से बचाया जा सकता है। बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है, पड़ोसी राज्य कोई आक्रमण कर रहा है तो उससे बचाया जा सकता है। ये किस प्रकार से बचाया जा सकता है? यदि राजा या राज्य परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह कर रहा है, अपने पड़ोसी राज्य से मधुर संबंध बनाए रख रहा है, अपने पड़ोसी राज्य से संबंध बना रहा है, तो वो प्रजा से बाह्य आक्रमणों से रक्षा कर सकता है। प्रजा की बाहरी आक्रमणों से रक्षा कर सकता है। मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों में शासक युक्ति और विवेक के प्रयोग के द्वारा के प्रयोग द्वारा यह सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य को अनावश्यक युद्धों में उलझना ना पड़े, राज्य को किसी प्रकार का युद्ध ना करना पड़े। यदि राजा किसका प्रयोग कर रहा है? विवेक और बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, तो वह अनावश्यक युद्ध में नहीं उलझता। राजा अगर परराष्ट्र संबंधों का सही प्रकार से निर्वाह कर रहा है तो युद्ध की स्थिति नहीं बन सकती, पड़ोसी राज्यों से उसका युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पड़ोसी राज्य से वह मधुर संबंध स्थापित करेगा। मनु ने अंतर्राज्य संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। मनु ने अंतर्राज्यीय संबंधों के निर्वाह के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है तथा शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, 3 प्रकार के आएंगे अपने सामने, मंडल सिद्धांत, 60 गुण्य नीति और उपाय। मंडल सिद्धांत, 60 गुण्य नीति और उपाय, ये तीनों हम जब करेंगे जब परराष्ट्र संबंधों पे आएंगे तब करेंगे ये तीनों। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। केवल शासक को इस संबंध में, यदि परराष्ट्र संबंधों के संबंध में शासक को क्या दिया उसने? मंडल सिद्धांत, 60 गुण्य नीति और उपाय का विवेक सम्मत पालन करने के लिए कहा है। इनका विवेक सम्मत पालन करे, विवेक के द्वारा इनका पालन करे। यदि इन तीनों का पालन करता है तो राज्य किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति में नहीं उलझ सकता, वह अपने राज्य को हर प्रकार से सुरक्षित रख सकता है। इसलिए राज्य का ये कर्तव्य बताया, राज्य का ये कार्य है कि वह परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह करे। तो ये थे 7 प्रकार के कार्य जो उसने राज्य के कार्य क्षेत्र में लिए हैं या राजा के कार्य क्षेत्र में लिए हैं। अब हम आते हैं सामाजिक व्यवस्था। नया टॉपिक है सामाजिक व्यवस्था। मनु ने, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब सामाजिक व्यवस्था। मनु ने सामाजिक व्यवस्था को 6 बिंदुओं में विभाजित किया है। सामाजिक व्यवस्था जो है उसकी वो 6 बिंदुओं में विभाजित है। 6 मोटे मोटे बिंदु लिए हैं, 6 प्रकार बताया सामाजिक व्यवस्था के। यहाँ 6 बिंदु लिए हैं। कौन कौन से? पहला है सामाजिक व्यवस्था का नैतिक आधार। सामाजिक व्यवस्था का नैतिक आधार, सामाजिक व्यवस्था का नैतिक आधार। दूसरा है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में आप जानते हैं 4 प्रकार के वर्ण बताए थे, अपन करेंगे अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था। तीसरा है विभिन्न वर्णों के मध्य संबंध। विभिन्न वर्णों के मध्य किस प्रकार के संबंध होंगे ये बताया गया है। विभिन्न वर्णों के मध्य संबंध। तीसरा। चौथा है वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था,
के नैतिक आधार, वर्ण व्यवस्था, विभिन्न वर्णों के विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध, शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव, शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव, शूद्रों और स्त्रियों के प्रति क्या भेदभाव है मनु के, शूद्र और स्त्री प्रति भेदभाव, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, वर्णों के क्या कर्तव्य होंगे, शूद्र और स्त्रियों के प्रति भेदभाव, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य और आश्रम व्यवस्था। तो कौन कौन से आए, 6 कौन कौन से प्रकार आए या 6 विभागों में जो विभाजित किया है, 6 बिंदुओं में विभाजित किया, वो कौन कौन सा है। पहला, सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। दूसरा, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तीसरा, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य। चौथा, विभिन्न वर्णों के परस्पर संबंध, विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध, कैसे संबंध होंगे उनके आपस में, विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध। पांचवा, शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव, शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव था उसका, शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव। और लास्ट, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था को भी उसने 4 आश्रमों में विभाजित किया है। पहला, सबसे पहला आता है, सबसे पहला है 4 आश्रमों में विभाजित किया है। सबसे पहला जो आश्रम है वो है, सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। इस प्रकार उसने 4 आश्रम में विभाजित किया है। तो सामाजिक व्यवस्था 6 बिंदुओं में विभाजित है। 6 बिंदु जो हैं, पहला बिंदु है सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, दूसरा वर्ण व्यवस्था, तीसरा विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, चौथा विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध, पांचवा स्त्रियों और शूद्रों के प्रति भेदभाव और छठा आश्रम व्यवस्था। तो हम पहला करेंगे सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, कल करेंगे।